फ्रेंड्स, मेरे चैनल रोजगार विद एजुकेशन में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि ये जैसे आपका आर ओ एग्ज़ाम यूपी में होने वाला है और बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट जो कि बिहार में होने वाली है, ये इन एग्ज़ामों की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत ही लाभकारी होंगे। तो फ्रेंड्स, हम बिना समय गंवाए अपने इन क्वेश्चनों को पढ़ करके इनका आंसर देना शुरू करते हैं और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि मेरे इन क्वेश्चनों से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपने पहले क्वेश्चंस पर आते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) के अनुसार भारत के वर्तमान में विश्व स्तर पर वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले पर किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमको ये बताना है कि जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसमें भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में किस स्थान पर है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो भारत का इस पे स्थान है वो स्थान है भारत का तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा राइट आंसर तीसरा स्थान होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला उपभोक्ता कंप्यूटर विकसित किया। फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि किस कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला उपभोक्ता कंप्यूटर विकसित किया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो बहुत ही इजी आंसर है और इसका जो आंसर होगा वो होगा HP। क्या आंसर होगा इसका फ्रेंड्स? HP इसका आंसर होगा कि HP कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने समुद्री प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके पहला उपभोक्ता कंप्यूटर विकसित किया है। फ्रेंड्स, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है। फ्रेंड्स, ये बिहार टीचर भर्ती की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोग पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए कि बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर होगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में। किसमें? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में, यानी कि जो इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वो इसका ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो है हमारा हाल ही में स्क्वाड समूह की प्रथम आभासी शिखर बैठक संपन्न हुई है। इस समूह में कौन से देश शामिल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको बताना है कि इस समूह में जो क्वाड समूह की प्रथम आभासी शिखर बैठक संपन्न हुई है, इसमें कौन से देश शामिल नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा इसमें रूस व जो चीन देश हैं वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए थे, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, रूस व चीन। तो इसी क्रम में आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला अंपायर कौन है। ये फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला अंपायर कौन है। फ्रेंड्स, पुरुषों के खेल पे जो अंपायरिंग की हैं वो की हैं महिला अंपायर, और उन महिला अंपायर का जो नाम है, पहली महिला अंपायर, वो कौन है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि वो जो अंपायर हैं वो हैं क्लेयर पोलोसाक।
यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए नंबर आंसर सही होगा। क्लेयर पोलोसाक जो हैं पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली प्रथम महिला अंपायर बनी। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग पूरी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेयर पोलोसाक, आप बता दें कि पुरुषों के क्रिकेट टीम में पहली महिला अंपायर क्लेयर पोलोसाक हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम अंडर सी टनल वर्ष 2023 तक कहाँ निर्मित की जाएगी। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत की प्रथम अंडर सी टनल वर्ष 2023 तक कहाँ स्थापित की जाएगी। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा मुंबई, यानी कि जो इसका डी नंबर ऑप्शन है मुंबई इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद कर लें कि मुंबई में भारत की प्रथम अंडर सी टनल वर्ष 2023 तक निर्मित की जाएगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक गुलमर्ग में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा जम्मू और कश्मीर। यानी कि हम बता सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर ने 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक गुलबर्ग में आयोजित दूसरे खेलो इंडिया राष्ट्रीय शीतकालीन खेल में राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा जम्मू कश्मीर। बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जम्मू एंड कश्मीर। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो दूसरा संस्करण है वह किस राज्य में स्थापित होगा। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि वह जो होगा वो होगा कर्नाटक राज्य में स्थापित होगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो है कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, एक बार मैं आपसे फिर बता दूं कि जिन भाई लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन भाई लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दें फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। आइए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा कर्नाटक, आपको बता दिया था मैंने। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। आप सभी को पता है कि 10 दिसंबर 2020 को संपूर्ण विश्व में मानव अधिकार दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो फ्रेंड्स, जो इसका जो मुख्य विषय था वो था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। यानी कि जो इसका डी नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स वो सही होगा। और क्या है इसका जो आंसर, वो है रिकवर बेटर स्टैंड ऑफ ह्यूमन राइट। तो फ्रेंड, ये जो ऑप्शन है इसका वह सही होगा। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें
आप लोगों से मैं बार बार कहूँगा कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम का क्वेश्चन देने जाएं तो वहाँ पर यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार ठंडे दिमाग से पढ़ें। आपको इसका आंसर खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। इसका आंसर सी नंबर आंसर होगा प्रधानमंत्री। यानी कि हम कह सकते हैं कि 5 मार्च 2021 को केंद्र सरकार ने स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति गठित की है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, आपको सारे क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 11 जनवरी 2021 में फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स ने अंडर बैंक्ड तथा अनबैंक्ड आबादी के मध्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु किसके साथ साझेदारी की है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको बैंकों का नाम बताना है कि किस बैंक के साथ साझेदारी की गई है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। जो इसका सी नंबर ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो सही होगा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक जो है इसका आंसर होगा। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 11 फरवरी 2021 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने अपना पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमको 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन विकल्पों में कोई एक विकल्प सही है और मैं केवल आंसर, जो विकल्प का जो आंसर है वही आपको बता रहा हूँ, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। नहीं, यदि आपको मैं चारों विकल्प समझा कर चलूँगा फ्रेंड्स तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से मैं आपको केवल आंसर बता रहा हूँ और आप इसको केवल चाहें तो वीडियो वॉच ना करते हुए केवल इसको सुनते रहें तो भी फ्रेंड्स आपको बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा वीडियो और ऑडियो सहित ही देखें। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है वह 11 फरवरी 2021 को अपना पहला कारपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स 2020 लॉन्च किया है। जो इसका आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स डी नंबर इसका आंसर होगा और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि दिसंबर 2020 में कोविड-19 महामारी से प्रभावित आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने कितनी राशि की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका आंसर होगा वो होगा $400 मिलियन। यानी कि हम बोल सकते हैं कि दिसंबर 2020 में कोविड महामारी से प्रभावित आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक ने 400 मिलियन राशि की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। $400 मिलियन राशि की एक परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा $400 मिलियन। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह है 15-16 जनवरी 2021 के मध्य
प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इसको अच्छे से आप लोग याद करिएगा कि 15-16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यह जो है वो कहाँ संपन्न हुआ, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन है, वह है नई दिल्ली। यानी कि हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 15-16 जनवरी 2021 के मध्य प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ फ्रेंड्स? नई दिल्ली में। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपके सामने है। हाल ही में एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई। फ्रेंड्स, प्रश्न को एक बार हम फिर से पढ़ लेते हैं कि हाल ही में एशिया सहयोग वार्ता की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअल प्रारूप में कब आयोजित हुई। तो फ्रेंड्स, जो यह बैठक वर्चुअल प्रारूप में आयोजित हुई वह हुई 21 जनवरी सन 2021 को। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा, इधर भी 21 और इधर भी 21 और इधर भी 21। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 21 जनवरी सन 2021। फ्रेंड्स, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 10 से 12 फरवरी 2021 के मध्य 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय क्या है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसका मुख्य विषय क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो इसका मुख्य विषय है वह है हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों से फिर कहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। फ्रेंड्स, जितना भी हो सके उतने लोग ये काम कर दें। अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा 17वां नंबर प्रश्न है वो है फरवरी 2021 को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत सामान्य अपराधों को फौजदारी श्रेणी से अलग करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2006। ठीक है, तो यह जो है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम 2008। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी नंबर, ये इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। फ्रेंड्स, ये बीपीएससी यानी कि बिहार टीचर और आरओ इन दोनों रिक्रूटमेंट की दृष्टि से यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2020 में कौन तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। तो आपको बता दूं कि फ्रेंड्स,
जो हिमा कोहली जी हैं वह तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। कौन? हिमा कोहली जी नियुक्त की गई हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 10 से 19 मार्च 2021 भारत एवं उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया? फ्रेंड्स, ये सभी एग्जामों की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोगों से फिर मैं कहता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो इसका राइट आंसर होगा कि यह सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था, तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि यह सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के रानीखेत के चौबटिया में किया गया था। यानी कि इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वह सही है। यानी कि जो सैन्य अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास किया गया, कहाँ किया गया? या तो इसमें आपको 3 ऑप्शन आ सकते हैं, केवल उत्तराखंड लिख के आ सकता है, या रानीखेत लिख के आ सकता है, या चौबटिया लिख के आ सकता है। तो फ्रेंड्स आपको ये तीनों याद रखने हैं, राज्य, शहर और इलाका, जो भी है आपका वो आपको याद करना है। एक बार मैं फ्रेंड्स प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 10 मार्च 2021 को भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य दूसरा सैन्य अभ्यास डस्टलिक सेकेंड कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स यह चौबटिया के रानीखेत, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ आयोजित किया गया। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट ओमकारेश्वर बांध पर निर्मित होगा, यह किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको बता देना है कि ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है, और वहाँ पर ओमकारेश्वर बांध पे फ्लोटिंग यानी कि तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट जो कि 600 मेगावाट का है वह निर्मित होगा। अब आपको बताना है फ्रेंड्स कि वह किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध पर स्थित है, या ओमकारेश्वर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है, जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर बांध पर निर्मित होगा। या हम कह सकते हैं कि नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट निर्मित होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आ गया होगा। आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है 13 जनवरी 2021 को किस योजना ने अपने 5 वर्ष पूर्ण किए हैं? तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो है वह 13 जनवरी 2021 को अपने 5 वर्ष पूर्ण कर ली है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फ्रेंड्स प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसका राइट आंसर होगा, जिसने 13 जनवरी 2021 को अपने 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। आइए फ्रेंड्स अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन है, और आरओ की दृष्टि से यह क्वेश्चन और एआरओ एग्ज़ाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इन श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वह
चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है फ्रेंड्स? वह चौथा स्थान है, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो भी चौथा आंसर और चौथा स्थान ही होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए फ्रेंड्स, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है 1 फरवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो इसका आंसर है, यदि हम टोटल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला दें तो 1 फरवरी 2021 तक की स्थिति के अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना का कार्यान्वयन 32 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में किया जा रहा है, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर कितना? 32। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 32। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है 23 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2020 दिया गया? तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा NTPC लिमिटेड को यह पुरस्कार 2020 में दिया गया, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्या? NTPC लिमिटेड को जो था इसका पुरस्कार दिया गया, और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। आइए फ्रेंड्स, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि वर्ष 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान जो प्रदान किया गया वो था डॉक्टर, जिनको प्रदान किया गया वो फ्रेंड्स डॉक्टर शिव ओम अंबर जी को। डॉक्टर शिव ओम अंबर जी को, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा कि डॉक्टर शिव ओम अंबर जी को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान प्रदान किया गया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा क्वेश्चन है कि कथन हमको बताने हैं कि हमारे कौन कौन से कथन सही हैं और कौन कौन से कथन हमारे गलत हैं। तो आइए प्रश्न पढ़ते हैं कि 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि हमारे जो कथन हैं वह क्या क्या हैं। तो जो हमारा पहला कथन है वह है कि इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा अभी तक जो हमने पहला निष्कर्ष पढ़ा या जो पहला कथन पढ़ा वो हमारा अभी तक सही प्रतीत हो रहा है। अब हम अपना दूसरा कथन भी पढ़ते हैं। तो इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये भी सही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे जो पहले और दूसरे कथन हैं, अभी तक केवल 2 कथनों के अनुसार हमारे दोनों कथन सही हमको लग रहे हैं। अब हम अपना तीसरा कथन पढ़ते हैं कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कथन भी सही है, यानी कि हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों कथन सही प्रतीत हैं।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारा उपर्युक्त सभी है, यह कथन, दूसरा कथन और तीसरा कथन, तीनों कथनों के सही होने पर जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, एक बार इस क्वेश्चन को और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, भारत में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और केंद्र सरकार की वैकेंसी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी हो, चाहे आरओ वैकेंसी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे एसएससी सीजीएल हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनकी दृष्टि से जो ये क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर से एक बार पढ़ दें कि भारत में पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि जो यह स्थापित होगा वो होगा अलाप्पूझा। कहाँ स्थापित होगा फ्रेंड्स? अलाप्पूझा। और अलाप्पूझा आपके इन विकल्पों में ए नंबर विकल्प है, यानी कि हमारा जो ए नंबर है ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित पुलिस मुख्यालय में शीघ्र ही डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित पुलिस मुख्यालय में शीघ्र ही डाकुओं पर एक अनूठे संग्रहालय की स्थापना की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यह जो संग्रहालय की स्थापना की जाएगी वो की जाएगी भिंड में। कहाँ की जाएगी फ्रेंड्स? भिंड में की जाएगी। यानी इस दृष्टि से ये जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि हमारा 29वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पृथक डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत का पृथक डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि यह जो डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है यह स्थापित हुआ है कहाँ स्थापित किया गया है फ्रेंड्स? तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। अब आपको बताने की जो तिरुवनंतपुरम है ये कहाँ, कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ये फ्रेंड्स हमारा बी नंबर ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, आपको उम्मीद करता हूँ कि यह डिजिटल विश्वविद्यालय तिरुवनंतपुरम में स्थापित है और ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। जो हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है वह है कि भारत की सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। फ्रेंड्स, ज़रा गौर करिए कि इसका कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। क्या होगा इसका आंसर फ्रेंड्स? गुजरात जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुजरात में सबसे बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं इम्पोर्टेंट किए देता हूँ और यह क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो फ्रेंड्स हमारा अगला प्रश्न है वह है, जनवरी 2021 में भारतीय मूल के डॉक्टर अय्यर किस देश की सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए। यानी कि आपको बताना है फ्रेंड्स कि भारतीय मूल के डॉक्टर अय्यर किस देश की सेना के पहले
मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए 2021 में। तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो डॉक्टर अय्यर जो थे वह है अमेरिकी सेना के, यहाँ के अमेरिकी यानी कि अमेरिका के पहले मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त हुए। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ में। जो प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्राणेदक टैंक प्रदान किया है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि जो इसका आंसर होगा वो होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो इसका सी नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही इसका जवाब है। और हम इसमें कह सकते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्राणोदक टैंक प्रदान किया है। तो फ्रेंड्स ये आंसर में इसमें जो था इसका सी नंबर ऑप्शन ये सही है। आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि 10 मार्च 2021 को किसने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत ही एक प्रकार से कह दें कि यदि आप लोग थोड़ा करेंट्स पर ध्यान देते होंगे, करंट अफेयर्स पर, तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ग्रहण की? तो फ्रेंड्स आइए मैं बता दूं कि जो तीरथ सिंह रावत हैं, कौन? तीरथ सिंह रावत जी, इन्होंने 10 मार्च 2021 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन करता हूँ कि जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल रोजगार विद एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और दूसरों के पास में शेयर ज़रूर कर दें। फ्रेंड्स आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो जो इस प्रश्न का आंसर है वह है तीरथ सिंह रावत जी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है भारत में स्थापित देश के प्रथम वन चिकित्सा केंद्र के संबंध में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स हमको इसमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो देखते हैं इसमें से जो हमारा कथन कौन सा कथन सही होगा। तो पहला कथन है यह उत्तराखंड के रानीखेत में स्थापित किया गया, सही है। लगभग 13 एकड़ में विस्तृत यह केंद्र फॉरेस्ट बाथिंग तकनीक से प्रेरित है, फ्रेंड्स ये कथन भी सही है। इसके कार्य में फॉरेस्ट वॉकिंग, टी हंगिंग व फॉरेस्ट मेडिटेशन शामिल है, फ्रेंड्स ये कथन भी सही है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो इसके सारे कथन हमको सही लग रहे हैं, तो जो इसका डी नंबर ऑप्शन होगा वह बिल्कुल सही होगा कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमारा अगला प्रश्न है
वह है संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 में संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमको इसमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो देखिए, आइए फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि इसके जो कथन है, पहला कथन है, इस रिपोर्ट में लोगों पर कोविड-19 के प्रभावों पर ध्यान दिया गया है। फ्रेंड्स, यह कथन बिल्कुल सत्य है, यानी कि इसमें जो है कोविड-19 के प्रभावों को ध्यान दिया गया है। अगला जो हमारा कथन है वह है, फिनलैंड लगातार चौथे वर्ष सर्वाधिक खुशहाल देश है। ये कथन भी सत्य है। अगला है कि भारत को 139वां स्थान प्राप्त है। फ्रेंड्स, ये कथन भी सत्य है। अब जो अपना अगला है कि भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई। फ्रेंड्स, ये कथन हमारा असत्य है, यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वह डी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वह होगा भारत की स्थिति में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई है। फ्रेंड्स, ये कथन इसका सही है। आइए फ्रेंड्स, हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह प्रश्न है हमारा, जनवरी 2021 में भारत और जापान के बीच कोविड-19 संकट प्रतिक्रिया सहयोग के लिए कितनी सहयोग राशि की सहमति बनी है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें सहयोग राशि की जो सहमति बनी है वह मैं आपको बता दूं कि 2113 करोड़, कितनी, 2113 करोड़ रुपए की सहमति बनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, 2113 करोड़ रुपए की सहमति से 2021 में भारत और जापान के बीच कोविड-19 संकट प्रतिक्रिया सहयोग के लिए सहमति बनी है। इसी क्रम में फ्रेंड्स, अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का विकास भारत सरकार द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत द्वारा किसके संयुक्त प्रयास से किया जा रहा है। तो जो फ्रेंड इसका आंसर होगा वह होगा फ्रांस, यानी कि डी नंबर ऑप्शन होगा। हम कह सकते हैं कि फ्रांस के और भारत के संयुक्त प्रयास की बदौलत 10 मार्च 2021 को स्कॉर्पियन श्रेणी की स्वदेश निर्मित तीसरी पनडुब्बी INS करंज भारतीय नौसेना में शामिल हुई। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, जनवरी 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में मार्च 2020 से सितंबर 2020 तक अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की सकल गैर निष्पादित पूंजी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो फ्रेंड्स, हमको यहाँ पर प्रतिशत की वृद्धि बतानी है। तो आपको बता दूं कि जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 7.5% की वृद्धि, यानी कि इसका जो सी नंबर ऑप्शन है वह सही है। आइए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है इसमें भी कथन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं और कौन से कथन सही नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, इनको बता दें कि पहला कथन है, ये नए नियम मुख्यतः सोशल मीडिया तथा ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत लाए गए हैं। तो फ्रेंड्स,
जो ये कथन हमको लग रहा है वह सही है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये भी सही है। अगला जो कथन है, इन नियमों के अंतर्गत OTT प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन सामग्री को विभिन्न आयु आधारित श्रेणियों में विभाजित करना होगा। फ्रेंड्स, ये कथन भी सत्य है। अब अगला जो कथन है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर UA 13+ या ऊपर की श्रेणी के लिए पेरेंटल लॉक की सुविधा देनी होगी। ये कथन भी सत्य है। यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इसके तीनों कथन सत्य होने के अनुसार इसका जो डी नंबर है ऑप्शन है वह सही हो जाएगा कि उपरयुक्त सभी कथन सत्य हैं। फ्रेंड्स, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता देता हूँ कि जो ये क्वेश्चन है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 को कितने ज़िलों में प्रारंभ किया गया। तो फ्रेंड्स, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन है वह वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 600। कितना इसका आंसर होगा फ्रेंड्स? 600। यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसका ए नंबर ऑप्शन सही है और कह सकते हैं कि 15 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना फेज 3 को 600 ज़िलों में प्रारंभ किया गया है। कितने ज़िलों में? 600 ज़िलों में प्रारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों से पुनः आग्रह करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक शेयर भी चैनल को करते रहें। आइए इसी क्रम में हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2020 में 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। उस प्रदेश का हमको नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, जो वह प्रदेश है हमारा वह है लक्षद्वीप। क्या है फ्रेंड्स? यानी कि जो इसका राइट आंसर होगा वह ए नंबर ऑप्शन होगा कि लक्षद्वीप जो है वह दिसंबर 2020 में 100% जैविक क्षेत्र का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि निम्न में से किसने 29 दिसंबर 2020 को लेह में देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर है वह होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं उन्होंने 29 दिसंबर 2020 को लेह में देश के सबसे ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। यानी कि फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं कि इसका जो डी नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। आइए फ्रेंड्स, अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो फ्रेंड हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे कथन हैं वह कथन है कि यह 23 दिसंबर 2020 को वर्चुअल लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, यह वर्चुअल लॉन्च किया गया था। मेरी दृष्टि से हाँ, यह लॉन्च किया गया था। अगला कथन है इसका समापन 12 जनवरी 2021 को संसद के सेंट्रल हॉल में हुआ था। यस, दिस इज करेक्ट फ्रेंड्स। यह भी कथन हमारा सत्य है। अब हम अपने अगले कथन को पढ़ते हैं। जो है हमारा पहला NYPD
पीएफ 12 जनवरी से 27 जनवरी 2019 के मध्य आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स ये भी सही है। तो फ्रेंड्स जो इनके जो कथन हैं, इन कथन के अनुसार फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वह होगा उपर्युक्त सभी, यानी कि जो डी नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी जो 43 नंबर क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया होगा। आइए अब हम अपने 44 यानी कि 44वें क्वेश्चन को देखते हैं। वह है हमारा कि 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किस बैंक ने स्मार्ट अप उन्नति नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की या घोषणा की। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा HDFC बैंक। क्या होगा? HDFC बैंक। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर यानी कि जो इसका सी नंबर ऑप्शन है, HDFC बैंक ने 8 मार्च 2021 को महिला उद्यमियों को समर्थन एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्मार्ट अप उन्नति नाम के एक कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है फ्रेंड्स हमारा 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इनके कथन है फ्रेंड्स वह हैं, पहला कथन है इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। अगला कथन है बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला कथन है उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इस पर ये जो तीनों कथन हैं ये तीनों कथन सत्य हैं, यानी कि इसका जो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी कथन इसके सत्य होंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है वह है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी चर्चा में रही है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह 42 सदस्यीय निकाय है। फ्रेंड्स यह कथन हमारा असत्य है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी। यह कथन भी असत्य है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में स्थित है। फ्रेंड्स यह कथन सही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसका सी नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल सही होगा। फ्रेंड्स आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है कि 16 जनवरी 2021 को माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स यह ज्वालामुखी जो है वह है इंडोनेशिया में स्थित। कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। फ्रेंड्स यानी कि इसका जो सी नंबर ऑप्शन होगा वह बिल्कुल सही होगा कि हम बोल सकते हैं कि इंडोनेशिया में 16 जनवरी 2021 को माउंट सेमरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आइए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है वह है कि किस राज्य की सरकार ने 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो इसका फ्रेंड्स सी नंबर ऑप्शन है वह बिल्कुल सत्य है। तो फ्रेंड्स आपका यह क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आइए अपने 49वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारा फ्रेंड्स 49वां क्वेश्चन है वह है कि किस भारतीय हवाई अड्डे पर कृषि और फार्मा उत्पादों के भंडारण हेतु विश्व की सबसे बड़ी एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स इसके जो चारों विकल्प हैं वह हैं, पहला विकल्प है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी नंबर ऑप्शन है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी नंबर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और जो डी नंबर ऑप्शन है वो है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रेंड्स हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कृषि और फार्मा उत्पादों के भंडारण हेतु विश्व की सबसे बड़ी एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा प्रदान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा बी नंबर छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स आज के वीडियो का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है किस मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपको बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपको बता दूं कि ये जो लॉन्च किया गया है वह किया गया है रक्षा मंत्रालय द्वारा। इसके द्वारा रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वह होगा सी नंबर कि रक्षा मंत्रालय द्वारा ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस वीडियो पर जितने भी क्वेश्चंस बताए गए वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स मैं कल आप लोगों को फिर से नए क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और शेयर करने के साथ साथ ही लाइक कर दें फ्रेंड्स, क्योंकि जितना आपका सपोर्ट मुझको मिलेगा उतने ही सपोर्ट और उतने ही एनर्जी के साथ में मैं आप लोगों के साथ में नए नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँगा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की तैयारी को मैं बहुत ही बेहतर ढंग से करवाऊँगा। तो फ्रेंड्स हम अपना जो आज का वीडियो है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो पर फ्रेंड्स मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए, देखिए फ्रेंड्स यदि इस वीडियो पर 50 क्वेश्चन हैं तो मैंने अपनी तरफ से पूरे 50 क्वेश्चनों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि यदि आपको 50 में आपको 90% भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे तो एक हिसाब से आपकी जो तैयारी है वह पॉजिटिव वे पर चल रही है और आप इन तैयारियों के हिसाब से अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स मैं आपसे फिर एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि जिन भैया और जिन बहन लोगों ने मेरे इस चैनल रोजगार विद एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
उनसे मैं एक बार पुनः फिर से अनुरोध करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो हैं उनको पूरा देख करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने पढ़ने वाले साथियों को साथ में उन वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से अब मैं यहाँ पर विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कल एक नए दिन के साथ और एक नई एनर्जी के साथ आप लोगों के समझ फिर अपना एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, मुझे आज्ञा दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा एक हौसला बढ़ेगा और मैं अच्छे कंटेंट लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद,